हेलो प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर संजीव बित्तरिया आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। प्रिय बच्चों, आज हम महात्मा गांधी के भारत में चलाए गए प्रारंभिक 3 आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रिय बच्चों, महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत में अफ्रीका से लौट के आए और अफ्रीका से लौटने के बाद उन्होंने भारत का अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर भ्रमण किया, भारत को जाना। और जिस समय वो भारत आए थे उस समय भारत में विश्व युद्ध चल रहा था। प्रारंभ में वो अंग्रेजों का सहयोग के लिए लोगों को, युवाओं को बोला ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती संख्या में होकर सेना में अंग्रेजों को सहयोग करें। लेकिन जब उन्होंने अंग्रेजों के भारत में शोषण की दास्तान लोगों के मुंह से सुनी, कहानियाँ सुनी, तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा बनाना शुरू कर दी। इस रूपरेखा में सबसे पहले जो उनका आंदोलन का प्रारंभ कह लो या पहला जो आंदोलन था उनका बच्चों, वो उनका पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में बिहार में स्थित है, वहाँ सबसे पहले जीवन का उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया, सत्याग्रह के नाम पर शुरू किया। तो आए सबसे पहले आज हम बच्चों महात्मा गांधी का जीवन का भारत में पहला आंदोलन पढ़ते हैं। इससे पहले बच्चों भारत में वो अफ्रीका में सत्याग्रह को अजमा चुके थे और उसमें वो सफलता प्राप्त करके भारत लौटे थे। अतः भारत में आकर उन्होंने सबसे पहले आंदोलन का कैसे आगाज किया, आइए इस विषय में पढ़ते हैं। प्रिय बच्चों, चंपारण सत्याग्रह जो महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया, ये किसानों की समस्या को लेकर पहला सत्याग्रह था। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह, और उनका ये महात्मा गांधी जी का प्रमुख हथियार था। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने जितने भी आंदोलन किए, चाहे 1917 में इनका पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह हो, 1918 में जो हम आपको इसके बाद वीडियो लेके आएंगे उसमें आप पढ़ेंगे मजदूर, अहमदाबाद की जो मिल मजदूर की समस्या थी उस पर उन्होंने आंदोलन किया, और 1918 में ही उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया। इन तीनों को इसी क्रम में आप लिखेंगे, ये इसी क्रम में महात्मा जी द्वारा शुरू की गए थे। उसके बाद वो भारत के राजनीति पर पूर्ण भारत की राजनीति पर उभर के आए और उन्होंने 3 बड़े आंदोलनों का, आपको जैसा कि पता है, नेतृत्व किया था। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के से पहले सबना अवज्ञा, और सबना अवज्ञा से सबसे पहला आंदोलन जो बड़ा स्तर का था वो असहयोग, यानी असहयोग 1921, 1930 सबना और 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। तो आज हम इन आंदोलनों को छोड़कर उनका सबसे पहला आंदोलन सत्याग्रह चंपारण के नाम से जो जाना जाता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा भारत की धरती पर चलाया गया पहला आंदोलन था। आप बच्चों इसको बहुत अच्छे से नोट कर लें। ये वीडियो एक संतुलित वीडियो बच्चों, और ये आपके 12वीं कक्षा से लेके BA MA प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक संतुलित वीडियो, इसमें सभी प्रकार के फैक्ट्स लेके आए हैं हम। आप इनको बहुत अच्छे से नोट करेंगे और आपके हर परीक्षा में आपका ये काम में आने वाला वीडियो है। सत्याग्रह का प्रयोग भी पहली बार किया, कहां पर? भारत में। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, इससे पहले अफ्रीका में वो प्रयोग कर चुके थे। इससे पहले वो यह प्रयोग एशियाटिक पंजीकरण के विरोध में दक्षिण अफ्रीका में कर चुके थे। पहले बच्चों दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी इस प्रयोग को आजमा चुके थे, सफल हो गए थे, अतः उन्होंने इस प्रयोग को भारत में भी दोहराया। चंपारण समस्या है क्या, इसको सबसे पहले अपन जान लेते हैं बच्चों। चंपारण बिहार का जिला है वर्तमान में। ये तिरहुत डिवीजन के अंतर्गत आता है। बेतिया, अगर आपको पता हो, बेतिया भी यहीं पर आता है। यहां पर अंग्रेजों द्वारा पिछले 100 वर्षों से किसानों से जबरन नील की खेती कराई जाती थी। ये एक वाणिज्य फसल थी बच्चों, और अंग्रेज भारत में क्षेत्रों को उन्होंने निश्चित कर रखा था। नील उत्पादक क्षेत्रों में नील की खेती करते थे, जूट उत्पादक क्षेत्रों में जूट की खेती करते थे, और ये उन्होंने एक अनुबंध कर रखा था। इस अनुबंध के आधार पर आपको अपनी उपजाऊ भूमि का 3/20 हिस्से में आपको नील की खेती करना अनिवार्य है, और वो नील की खेती
से जो फसल आती थी वो अंग्रेज खरीदते थे। यानी बिहार के इस चंपारण क्षेत्र में, बल्कि और भी भारत में एक बहुत बड़े क्षेत्र में बच्चों नील की खेती की जाती थी। और ये पिछले 100 साल से शुरुआत की, 100 पूरा साल हो गया था। और ये किसानों के साथ एक अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे। उस अनुबंध के अनुसार इनको किसानों को खेती करनी ही पड़ती थी। ये बागान मालिकों से इनका अनुबंध था और बागान मालिक अधिकतर अंग्रेज या यूरोपीय थे बच्चों। तो जिसके अनुसार किसानों को यहां पर अंग्रेजों ने पिछले 100 वर्षों से किसानों से जबरन नील की खेती कराई जाती थी, जिसका उन्होंने किसानों से अनुबंध करा लिया था, जिसके अनुसार किसानों को जमीन के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती अनिवार्य रूप से करनी होती थी, जिसे तिनकठिया पद्धति कहते थे। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपसे परीक्षाओं में अलग से भी पूछ लिया जाता है कि तिनकठिया पद्धति क्या है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। और तिनकठिया पद्धति से आशय क्या है, तो आप एक बार बहुत अच्छे से बच्चे इसको समझ लें, जिसके अनुसार, किसके अनुसार, इस अनुबंध के अनुसार किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती अनिवार्यतः करनी होती थी। इसी को तिनकठिया पद्धति कहते थे। अब यह खेती यानी नील की खेती क्या हो गई, लाभ का धंधा नहीं रहा। अब लाभ नहीं हो रहा था इससे। क्यों नहीं हो रहा था बच्चों? इसके 2 बड़े कारण थे। सबसे पहला जो कारण था, जो यहां हमने लिखा है कि इससे क्या हो रहा था, इससे सबसे पहले तो किसान परेशान था, क्योंकि विगत पिछले 100 वर्षों से वो एक ही खेती करते चले आ रहे हैं अपने क्षेत्र पर, कृषि पर, वो भी उपजाऊ भूमि पर करना होता था। तो उससे उनकी भूमि की उर्वरा शक्ति कमजोर होती जा रही थी। इस वजह से बच्चों किसान परेशान थे और वो इस अनुबंध से छुटकारा पाना चाहते थे। एक तो परेशानी ये थी। दूसरी, 19वीं सदी के अंत में रासायनिक रंगों यानी कृत्रिम रंगों की खोज कर ली गई। पहली पद्धति से मैंने क्या बताया बच्चों आपको कि किसान परेशान थे, 100 वर्षों से एक ही खेती अपने खेत पर करते चले आ रहे हैं, उससे उनकी उर्वरता शक्ति जा रही थी। और यूरोप में क्या हुआ कि 19वीं सदी में कृत्रिम रंगों की खोज से नील की मांग घट गई। इसलिए भारतीय किसानों के लिए भी और अंग्रेजों के लिए, दोनों के लिए बच्चों नील की खेती घाटे का सौदा साबित हो रही थी। बागान मालिक भी अब इस खेती से छुटकारा पाना चाहते थे और किसान तो चाह ही रहे थे, लेकिन बागान मालिक बच्चों इससे छुटकारा पाना चाह रहे थे। फिर भी आप ये सोच रहे हैं तो फिर ये क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि वो इस खेती के अनुबंध की शर्तों के अनुसार ये था कि इसमें यदि कोई किसान नील की खेती नहीं करना चाहता तो उसको एक मोटी रकम अनुबंध तोड़ने के लिए या शर्तों को तोड़ने की भरपाई के लिए देना होता था। तो बागान मालिक ये सोच रहे थे कि जब ये नील की खेती किसान अपने आप बंद कर दें तो मुझे आराम से एक बहुत मोटी रकम मिल जाएगी। इस कारण नील बागान मालिकों को जो अधिकतर अंग्रेजी ही थे, घाटा उठा रहे थे तथा वे इस वाणिज्यिक फसल का व्यापार बंद करना चाहते थे, परंतु वे अनुबंध की आड़ में किसानों से पैसा वसूलना चाहते थे। अब नील खेती में इंटरेस्ट अंग्रेजों को भी नहीं था, क्योंकि मैंने बता दिया कि 19वीं सदी के अंत में कृत्रिम रंगों का प्रयोग शुरू हो गया, खोज हो गई, तो अब नील की मांग घट गई। अंग्रेज छुटकारा चाहते थे, लेकिन वो बदले में सोच रहे थे कि अगर हम मना करेंगे तो हम किसानों से पैसे नहीं ऐंठ पाएंगे। आगे क्या हुआ बच्चों? अंग्रेज नील की खेती न करने के बदले किसानों से अनुबंध के नाम पर मोटी रकम वसूल रहे थे, जिससे ये किसान बच्चों बहुत परेशान हो गए थे। अब अंग्रेज की इस शोषण की नीति से किसान इतने परेशान थे, वो सोच रहे थे कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो हमें इस अनुबंध से, शोषण से बचाए। और ये शोषण उनको बचाने का रास्ता महात्मा गांधी के रूप में बच्चों मिला।
महात्मा गांधी का वो इससे पहले नाम सुन चुके थे कि अफ्रीका में उन्होंने ऐसा काम किया, तो महात्मा गांधी की ओर देखने का उद्देश्य उनके अंदर यही था कि वो महात्मा गांधी इस शोषण से मुक्ति दिला सकते हैं, और इसके लिए उन्होंने रास्ता भी खोज निकाला। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन बच्चों लखनऊ में हुआ। इस अधिवेशन में स्थानीय कांग्रेस नेता जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, वो इस अधिवेशन में जाकर गांधी जी से मिले और चंपारण के किसानों की दुर्दशा, शोषण की कहानी महात्मा गांधी जी को सुनाई। और चंपारण तो एक नाम था, चंपारण के अलावा अन्य जगहों पर भी ये अनुबंध बच्चों चल रहे थे। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन, चंपारण बेतिया से आए किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को किसानों की समस्या से अवगत करवाया तथा उन्हें चंपारण आने का निमंत्रण भी दे दिया। 1917 में गांधी जी बच्चों चंपारण की समस्या हल कर ढूंढने के लिए यहां पर आ भी गए, लेकिन जैसे गांधी जी आए वहां के स्थानीय लोगों में तो हर्ष का माहौल हो गया, लेकिन बच्चों वहां के जो बागान मालिक की जो एसोसिएशन थी वो गांधी जी का विरोध करने लगी और उन्होंने दबाव बनाना शुरू किया, गांधी जी चंपारण रेलवे स्टेशन से ही वापस चले जाएं। और इसका दबाव के लिए उन्होंने चंपारण जो डिवीजन मैंने आपसे बताया था, जो चंपारण डिवीजन तिरहुत में आती थी, जो तिरहुत डिवीजन के अंतर्गत जो उनके जो कमिश्नर थे, उन कमिश्नर ने भी गांधी जी से कहा कि आप वापस जाइए, आप यहां अशांति फैलाने आए हैं। लेकिन गांधी जी जाने के लिए तो आए नहीं थे और गांधी जी का स्वभाव भी ये नहीं था। अफ्रीका में जब उनके साथ ऐसा बर्ताव हुआ तो वो वहीं सत्याग्रह के लिए बैठ गए, वो यहां भी हो गया। गांधी जी ने इन डिवीजन कमिश्नर को आश्वासन दिया कि हमारा आंदोलन होगा, लेकिन हमारा आंदोलन अहिंसात्मक होगा, हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। और जब एश्योर कर दिया तो फिर गांधी जी को आगे जाने दिया और गांधी जी स्थानीय नेताओं से, किसानों से मिलने लगे। गांधी जी द्वारा चंपारण में सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। सत्याग्रह के अंतर्गत बच्चों गांधी जी ने क्या किया, सबसे पहले जनसभाएं करना शुरू की, जन यात्राएं करना शुरू की, किसानों से मिलना, उनकी समस्या को जानना, स्वावलंबन की भी उन्होंने लोगों के अंदर भावनाएं भरी और स्वच्छता का प्रसार भी उन्होंने बच्चों किया। आंदोलन में जो गांधी जी के जो सहयोगी थे उनमें प्रश्न पूछ लिया जाता है आपसे कि गांधी जी कौन कौन सहयोगी थे, तो ब्रजकिशोर जो वकील थे बहुत बड़े उस समय के, वो राजेंद्र प्रसाद जी जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जी, नरहर पारेख, महादेव देसाई और जेबी कृपलानी, ये प्रमुख सहयोगी रहे गांधी जी के। गांधी जी के नेतृत्व में किसानों की एकजुटता को देखते हुए सरकार ने 1917 में चंपारण एग्रेरियन कमेटी का बच्चों एक गठन कर दिया। उस कमेटी के सदस्य महात्मा गांधी को भी बना दिया गया और उसके अध्यक्ष बनाए गए फ्रैंक सलाई। याद रख लो, लिख लेना बच्चों, फ्रैंक सलाई इस चंपारण एग्रेरियन कमेटी का जो गठन किया गया था उसके फ्रैंक सलाई अध्यक्ष थे और मोहनदास करमचंद गांधी जी उसके एक सदस्य थे। इस कमेटी को यह अध्ययन करना था कि इस शोषण या तीन कठिया पद्धति को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, ये क्या सही है या गलत है। और इसका जो इस कमेटी को बनाने का जो श्रेय था वो था तत्कालीन गवर्नर गेटे का। अब बच्चों क्या हुआ आगे देखते हैं। कमेटी ने सुझाव दिया, क्या क्या दिया, कमेटी ने सुझाव दिया कि तीन कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए तथा किसानों से, जो इससे पहले जिन किसानों ने अनुबंध समाप्त करने के लिए अर्जी दी थी, उन्होंने बहुत बड़ी रकम दी थी अंग्रेजों को अनुबंध समाप्त करने के लिए, उस रकम का 25% भाग किसानों को लौटा दिया जाए और तीन कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया जाए। गांधी जी का यह पहला आंदोलन बच्चों बहुत सफल रहा। इस दृष्टि से गांधी जी की पॉपुलैरिटी अब राष्ट्रीय स्तर के रूप में उभरने लगी। इसी आंदोलन से सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने
गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। ये बच्चों आप लिख लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा चंपारण आंदोलन की सफलता के बाद दिया गया। आपके सामने बच्चों आज ये गांधी जी का पहला प्रारंभिक चंपारण सत्याग्रह लेके आए। अगला वीडियो में आपके साथ अहमदाबाद मिल मजदूर और खेड़ा सत्याग्रह लेकर आएंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।